नमस्कार। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, आज कांग्रेस की बड़ी नेता शैलजा जी की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया है और उसमें उन्होंने दिखाया है कि वो कब से अपनी यात्रा शुरू कर रही हैं पूरे हरियाणा में और 40 जो शहरी सीटें हैं उन पर वो यात्रा करेंगे। तो ये प्रदेश में कांग्रेस की दूसरी यात्रा होगी। एक यात्रा जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का गुट पहले से ही कर रहा है, जिसकी जिसको लीड कर रहे हैं उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा। तो उसमें वो दो काम कर रहे हैं, अपने बेटे को भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं और प्रदेश में यात्रा भी कर रहे हैं। और उसके काउंटर में एक तरह से कहा जाए कि शैलजा जी ने यात्रा शुरू की है। अब ऐसा अजीबोगरीब जो है वो कभी कांग्रेस के अंदर भी नहीं देखा गया। हालांकि कांग्रेस में गुटबाजी रहती है, लेकिन जहां तक मेरे को याद पड़ता है कि दो दो यात्राएं प्रदेश के दो दो जो लीडर हैं वो कर रहे हो, खास तौर से जब चुनाव का समय होता है। तो इससे कई सवाल उठते हैं। सवाल एक ये उठता है, जो सबसे बड़ा सवाल है, कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा अगर कांग्रेस जीतती है। आज की डेट में उसका जो है वो एक कदम आगे है बीजेपी से। तो अगर वो जीतती है तो प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि ये दोनों ही नेता अपने आप को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उनका ग्राउंड पर असर है, और वो पहले एक बार धमकी भी दे चुके हैं कि वो अलग अपनी रीजनल पार्टी बना लेंगे। वहीं शैलजा जी का आला कमान के अंदर खासा असर है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के साथ वो काफी करीब है और वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आती हैं। अगर आप उनसे बात करें कि इसको मैं देख लूंगी, इस इश्यू को मैं हैंडल कर लूंगी। और कांग्रेस में ये पहले भी हो चुका है, जब भजन लाल जी प्रदेश के अध्यक्ष थे 2004-5 के चुनाव में, और वो 67 सीटें लेकर आए थे जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है। और जो सोनिया गांधी जी ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया था और उनकी जगह भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बना दिया था। तो ये क्या रिपीट हो रहा है? इज हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ? इसके लिए पूरा विश्लेषण देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रेम जी, और पूर्व एक्सीएस ऑफिसर भी हैं, हाई कोर्ट में लॉ की प्रैक्टिस भी करते हैं और प्रदेश की राजनीति पर खासी अच्छी नजर रखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रेम जी। जी, धन्यवाद। तो ये आप ये पूरी पूरी इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि कई सवाल उठते हैं। मैं सवालों की बौछार अगर लगा दूं तो दो दो लोगों का लड़ना, ये अल्टीमेटली टिकट किसे मिले, इस पर दो दो लोगों का, दोनों लोगों की तरफ से, दोनों गुटों की तरफ से संघर्ष होगा। टिकट के बाद फिर सीएमशिप को लेकर संघर्ष होगा, दे उठेंगे। तो आपकी नजर में आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए कमलकांत जी, कांग्रेस की राजनीति में ये कोई नया काम नहीं है। कांग्रेस की राजनीति जब से हरियाणा बना है और उससे पहले भी, मैं तो हरियाणा बनने से पहले की भी आपको बता सकता हूँ, पर जब से हरियाणा बना है गुटबाजी कांग्रेस में कभी खत्म नहीं हुई। और आपको याद होगा कि हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा बने थे, उनके विरुद्ध भी कांग्रेस में बगावत हुई थी और उनको अपना पद छोड़ना पड़ा था। राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बने थे और एक धड़ा जो कांग्रेस का था वो पंडित जी का विरोध करता था। जब 1968 में मुख्यमंत्री चुनने की बात आई तो एक धड़ा फिर से वही था और दूसरे धड़े में जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि पंडित जी दोबारा, क्योंकि उस समय तक राव वीरेंद्र सिंह अपनी अलग पार्टी बना चुके थे, विशाल हरियाणा पार्टी। और कांग्रेस में जो धड़े थे, एक धड़े का नेतृत्व चौधरी देवीलाल करते थे, दूसरे धड़े में पंडित भगवत दयाल शर्मा और दूसरे लोग थे। और जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो नंदा जी के सहयोग से या हाईकमान के आशीर्वाद से उस समय चौधरी बंसीलाल की लॉटरी निकली और चौधरी बंसीलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, जो उस समय राज्यसभा के सदस्य थे। और किसी ने सोचा भी नहीं था ये बात कि कांग्रेस में कोई बंसीलाल नाम का व्यक्ति भी है। और वो बहुत कदावर नेता भी नहीं थे, केवल राज्यसभा के सदस्य बने थे पहली बार और वो मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद वो लगातार प्रदेश में उनका एक छत्र शासन रहा। और मैं समझता हूँ कि आपातकाल को अगर आप याद करते हैं तो उस समय चौधरी बंसीलाल की पूरे देश में तुति बोलती थी।
वो हरियाणा प्रदेश की राजनीति में नहीं, देश की राजनीति में उनका दूसरा तीसरा नाम था। आप अगर उनको बतौर रक्षा मंत्री या रेल मंत्री अगर आपने उनका कार्यकाल देखा हो तो चौधरी बंसीलाल सबसे नजदीक 4 ही लोग उस गांधी। समय इमरजेंसी में तो 4 ही लोग रहते थे, इंदिरा गांधी जी, संजय गांधी, चौधरी बंसीलाल और जी शुक्ला। शुक्ला परिवार में से एक जी, शुक्ला, वो दो दो भाई थे, इन 4 ही लोगों की चलती थी। हाँ जी, श्यामाचरण शुक्ला और विद्याचरण शुक्ला वो तो दोनों भाई विद्याचरण थे शुक्ला और श्याम मध्य दोनों भाई प्रदेश थे, के। हाँ मध्य जी, प्रदेश से। और मैं ये बता दूं आपको उस टाइम 3 लोगों का नाम सबसे पहले आता था, इंदिरा गांधी, संजय गांधी और बंसीलाल। और फिर जी अ, कालांतर में उनके साथ भी वही हुआ कि उन्हीं की सरकार से बगावत करके चौधरी भजनलाल ने अलग सरकार बना ली। आपको उन्होंने अलग पार्टी बना ली, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जो जगजीवन राम जी के नेतृत्व में बनी थी। तो कांग्रेस में ये कोई नई बात नहीं है। उसके बाद जब जनता पार्टी बनी 1977 में, तो चौधरी देवीलाल जनता पार्टी के मुखिया थे, तो हरियाणा में नेतृत्व उनके पास था, वो मुख्यमंत्री बने। उनके विरुद्ध भी वही चौधरी भजनलाल बगावत करके और 40 एमएलए लेकर के वो कांग्रेस में चले गए और फिर वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो गए। उसी तरह से जब चौधरी भजनलाल हरियाणा में बहुत बड़े नेता बन गए तो उनके विरुद्ध भी कहीं ना कहीं लॉबिंग शुरू हुई। तब तक चौधरी देवीलाल अपनी पार्टी बना चुके थे, नाम उनके अनेकों नाम रहे हैं, दमकीपा, इनेलो, जनता दल, जनता पार्टी, वो सारे उससे निकलते हुए आखिर में उन्होंने इनेलो बनाया। और मैं समझता हूं कि हरियाणा की राजनीति में इन 3-4 परिवारों का नाम रहा। और जब जब भजनलाल जी का युग समाप्ति की ओर आया, हालांकि चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया। आप मैं लेटेस्ट आपको याद करा रहा हूँ 2005 का चुनाव, उतार चढ़ाव तो भजनलाल जी के टाइम भी बहुत हुए, बंसीलाल जी के टाइम भी बहुत हुए। कभी ओम प्रभा जैन जी का नाम आता था, कभी भजनलाल जी का नाम आता था। बंसीलाल जी को भी चैन से राज नहीं करने दिया, बेशक वो बहुत सशक्त मुख्यमंत्री रहे हैं, परंतु इसी तरह से जब जनता पार्टी की सरकार बने और चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने, तो यही एलिमेंट जो यही लोग कभी कांग्रेस में हुआ करते थे वापिस इनके पास आ गए और बगावत करके बहुत सारे विधायकों के साथ चले गए और सत्ता पे काबिज हो गए। उसके बाद 2005 का मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ कि चौधरी भजनलाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और आज तक की शायद सबसे ज्यादा 67 सीटें कांग्रेस की हरियाणा में आई। उस समय भी एक सांसद को मुख्यमंत्री बना दिया गया। उस टाइम वो नेता पद की रेस में नहीं थे। उससे पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह और भजनलाल में 1982 में भी ये टसल हुई थी, आपको याद होगा। कांग्रेस की राजनीति को अगर आप फॉलो करते हैं तो उस टाइम भी भजनलाल जी बाजी मारने गए थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह को बनाना चाहते थे। 91 की भी बात यही है, चौधरी भजनलाल जी के मुकाबले चौधरी वीरेंद्र सिंह को राजीव गांधी मुख्यमंत्री देखना चाहते थे, परंतु जब 91 में राजीव गांधी एसोसिएशन के बाद स्थितियां बदली और एक बार फिर से भजनलाल जी मुख्यमंत्री बन गए, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह बेशक उनकी सरकार में थे परंतु हाशिए पर चले गए। उसके बाद की अगर आप देखेंगे तो भजनलाल जी का इरा एक तरह से समाप्त हो गया 2005 में, और भजनलाल जी के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का युग कांग्रेस में शुरू हुआ। आज जो उनको लोग मुख्यमंत्री बनाने वाले थे उसमें बहुत सारे नाम आप गिन सकते हो। ओम प्रकाश जिंदल थे, आप कुमारी शैलजा का नाम भी उसी सूची में आता है, और ये लोग कहीं ना कहीं इग्नोर हुए। मैं समझता हूँ कि कुमारी शैलजा ही, विनोद शर्मा, कुमारी शैलजा, यही लोग थे उनको मुख्यमंत्री बनाने वाले भी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उन्होंने बगावत करी थी भजनलाल जी के खिलाफ, और फिर जब ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ताकतवर बनते गए तो इन लोगों को भी ठिकाने लगाने का काम उन्होंने किया। विनोद शर्मा जी अगर आप देखते हैं 2005 से 2009 की सरकार में से सबसे शक्तिशाली मंत्री कहीं थे। आज उनका नाम नहीं है, वो अपना ठिकाना, उन्होंने बेशक अपनी राजनीतिक दल तो बना लिया परंतु वो ठिकाना ढूंढ रहे भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस की तरफ वो मुंह नहीं करते।
और उसी तरह से अगर आप कुमारी शैलजा की, रणदीप जी की या चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करते हो, इस पोस्टर पे आपने देखा होगा कि इन तीन बड़े नेताओं का, जिसमें दो राष्ट्रीय महासचिव हैं और चौधरी वीरेंद्र सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और बांगर के बहुत बड़े नेता हैं, उन तीनों को पोस्टर पे आपने फोटो, उनको जगह मिल गई। परंतु मैं समझता हूं कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष या पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व की ओर से भेजे गए नुमाइंदे हैं बावरिया जी, उनका उस पर चित्र नहीं है। और इसी तरह से एक यात्रा जो शुरू हो चुकी उन पहले पर ही, तो पिछले दिनों शैलजा जी ने आरोप लगाया कि वो नहीं, प्रदेश की मैं आपको वही बता ग्राउंड रहा हूँ कि राजनीति को समझते नहीं। वो चीज मैंने आपको पृष्ठभूमि इतनी बड़ी इसलिए बताई कि एक नई बात नहीं है कांग्रेस पार्टी में। दीपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रेमचंद जी, एक सवाल उठेंगे, बस हम थोड़ा थोड़ा ठीक, हिस्ट्री आपने बहुत अच्छे से बताई। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मौजूदा परिप्रेक्ष्य में जो आगे का फ्यूचर है उसमें मुख्यमंत्री जो हैं वो आज ये श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता कि भूपेंद्र हुड्डा ही मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री की लाइन में दो लोग लग गए हैं और जैसा आपने बताया कि अल्टीमेटली चलती जो है वो आला कमान की है। तो आला कमान में जैसे भजन लाल जी, बगावत तो इन लोगों ने क्या की थी कि आला कमान में ही उनको हटा दिया था। आला कमान ही नहीं चाहती थी कि 2005 में भजन लाल जी दोबारा मुख्यमंत्री बने 2004-5 में। तो उन्होंने ही बिठा दिया, एक तरह से प्रतिस्थापित कर दिया भूपेंद्र सिंह जी को। तो क्या वही चीज फिर रिपीट होती आपको दिख रही है जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं कि चुनाव चाहे कोई जितवाए, चुनाव के बाद का जो डिसीजन होगा वो अलग हो सकता है। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हो सकते हैं और वो शैलजा जी भी हो सकती हैं। देखिए कमलकांत जी, ये जिन राजनीतिक दलों में केंद्रीय नेतृत्व मजबूत होता है, इस तरह के फैसले वहीं से लिए जाते हैं। अभी आप कांग्रेस की बात करें, मैं भारतीय जनता पार्टी का आपको बता दूं, राजस्थान में भजन लाल जी का किसी ने नहीं सोचा था कि वो मुख्यमंत्री हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में किसी को शक भी नहीं था कि शिवराज सिंह चौहान को हटा करके मोहन यादव को लाया जा सकता है। और इसी तरह के एक्सपेरिमेंट हर पार्टी करती है। अपने जो नेता जिसका कद, मैं आपकी बात मानता हूं प्रेमचंद जी, मेरा सवाल जिससे चुनौती हाईकमान को जिससे चुनौती नजर आने लगती है, उन नेताओं को ठिकाने लगाने का काम हर राजनीतिक दल में होता है। हर चाहे वो राजनीतिक राजस्थान दल की में होता है। वसुंधरा राजे हाँ, हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, और ताजा ताजा उदाहरण आपके सामने हरियाणा है। बेशक मनोहर लाल जी यहाँ 9.5 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री रहे, परंतु उनको बेशक प्रमोशन दे करके केंद्र में मंत्री तो बनाया, परंतु उनको ठिकाने लगाने का काम भी हुआ है। क्योंकि अगर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता तो शायद भारी नुकसान हो सकता था। इसलिए एक तीर से कई निशाने साध करके भारतीय जनता पार्टी ने भी वही काम किया है। और मैं ये आपको दावे से कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी में कोई भी नेता बड़े से बड़ा हाईकमान के आगे बहुत छोटा होता है। कांग्रेस में जब जी, निर्णय आ मैं जाएगा, आपकी बात से पूरी तरह से एग्री करता हूं। ये सब पार्टी में होता है। बीजेपी में हाल फिलहाल में कई स्टेट्स में हुआ है, तीनों स्टेट में हुआ, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, और यहाँ पर भी जो परिस्थिति हरियाणा में बनी उसमें मनोहर लाल खट्टर जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। और एक बिल्कुल ऐसे चेहरे को बना दिया गया जिनका बहुत कद नहीं था, लेकिन पॉलिटिकल कैलकुलेशन के तहत बनाया गया। सवाल यही है कि क्या आप कांग्रेस अभी जो परिस्थितियां हैं कांग्रेस में उसमें भी ऐसा कुछ होते हुए देख रहे हैं क्या? देखिए मैंने आपको कहा कि 2005 में टिकटें चौधरी भजनलाल की इच्छा अनुसार ज्यादा मिली थी, परंतु नेतृत्व परिवर्तन करने में एक सेकंड भी नहीं लगा और मजबूरी में उनके बेटे को वहां उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा। और यही स्थिति आज अगर कांग्रेस का हाईकमान कोई निर्णय लेता है तो उस पर हम तो कह नहीं सकते कि किसके पक्ष में आएगा, किसके विरोध में आएगा। ये निर्णय कांग्रेस हाईकमान का रहेगा। और कुमारी शैलजा तो बार बार यही बात कहती है कि विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व इस बात का निर्णय करेगा। निश्चित रूप से विधायकों में टिकट जिस गुट को या जिस नेता के प्रभाव वाले लोगों को मिलेगी उसको एज रहता है, परंतु जब हाईकमान एक वीटो यूज कर लेता है तो फिर कहीं ना कहीं वो दावा कमजोर पड़ जाता है। और आज मैं समझता हूँ कि चाहे कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व हो, वो उतना मजबूत नहीं है जितना कभी हुआ करता था, या निर्णय थोपने की स्थिति में मुझे नहीं लगता। परंतु इस लोकसभा चुनाव के बाद
राहुल गांधी का आत्मविश्वास इतना बड़ा है कि वो किसी भी बड़े से बड़े कांग्रेस नेता को ठिकाने लगाने की कुव्वत रखते हैं, और फिर कोई भी आलमाइटी बन करके ये नहीं कह सकता कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा ही बनूंगा। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी की वीटो अगर कहीं चलेगी तो फिर कहीं ना कहीं उनकी पसंद का व्यक्ति मुख्यमंत्री हो सकता है, बेशक उसको विधायकों का समर्थन हो ना हो। बगावत पहले भी हो सकती है, बगावत बाद में भी हो सकती है, क्योंकि राजनीतिक दलों में जो लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए, अपने उसके लिए, अपने गुटों में बढ़ते हैं। और जब टिकटों का बंटवारा भी होता है उस समय भी ये चीजें सामने आती है, सरफेस पे आती है। बहुत सारे लोग उसी वक्त छोड़ देते हैं जो टिकट के चाहवान है। हर हल्के में 5-5, 6-6 लोग, जैसा आप जिक्र भी कर रहे हैं, गुटबाजी के कारण या धड़ेबंदी के कारण बहुत सारे लोगों का, अब इनका कोई कोटा सिस्टम तो है नहीं कि 20 टिकटें शैलजा जी को मिल जाएंगी, 30 हुड्डा जी को मिल जाएंगी, 10 रणदीप जी को मिल जाएंगी। इस तरह की बातें भी नहीं होती है। जिस तरह से कांग्रेस प्रचारित कर रही है कि मेरिट पे टिकट मिलेगी, अगर मेरिट पे टिकट मिलती है, पहली बात तो यह है कि वो मेरिट बनती कैसे है, उसमें सर्वे करवाए जाते हैं। और सर्वे, मैं जहां तक समझता हूं, क्योंकि मैं इस काम से जुड़ा हूं, सर्वे प्रभावित भी होते हैं। इन्फ्लुएंशियल लोग उनको भी प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। अगर कोई नेता अपने पक्ष में हवा बनाने के उसमें इन जो सर्वे आ रहे हैं, चाहे वो कोनो गोलू की टीम करे या कोई आपकी टीम करे, कोई और टीम करे, बहुत सारे लोग इस काम में लगे हुए हैं। और सर्वेक्षण करने वाले लोग अगर निष्पक्ष नहीं होंगे तो हो सकता है वो एक गुट के लिए काम करे। और इस तरह की स्थिति जब कुमारी शैलजा सीधा सीधा प्रभारी पे आरोप लगा देती हैं या उनको इग्नोर किया जाता है, आपने कभी मंच साझा करते नहीं देखा होगा हरियाणा के इन नेताओं को। कभी कभी आप जब राहुल गांधी जी आते हैं या कोई और नेता आता है, मेरे ख्याल से बावरिया जी के बुलाने से तो ये लोग जाते भी नहीं है। तो ये स्थिति कांग्रेस में आज की नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि सदा से ये परंपरा चलती आई है, और हाईकमान की इच्छा पे निर्भर करेगा कि हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो कौन होगा। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री का निर्णय अगर क्षेत्रीय दलों की बात अगर करेंगे तो वहां सीधा सीधा होता है। क्षेत्रीय दलों में मुख्यमंत्री का चेहरा पहले आ सकता है, वो अभी से घोषित है। अब जैसे इनेलो बसपा का गठबंधन हुआ तो उन्होंने पहले घोषित कर दिया कि मुख्यमंत्री का चेहरा अभय सिंह चौटाला होंगे। वहां निर्णय करना आसान है। राष्ट्रीय दलों में क्योंकि उनको सामंजस्य बिठाने में इतना समय उनका लग जाता है, और फिर टिकट बंटवारे में जब ये 6-6, 7-7 लोग जो लाइन में खड़े हैं, इनमें से कितने लोग बगावत करते हैं, कितने पार्टी के साथ चलते हैं, कोई विचारधारा की बात तो है नहीं। हर व्यक्ति या तो ये हो कि कांग्रेस के लोगों के लिए जो पहले नियम था कि वो खादी पहनेगा, टोपी पहनेगा, ये करेगा, वो चीजें तो अब बची नहीं, पहचाननी है आपको। हर दिन हर पार्टी में दल बदल चलता है। बहुत सारे लोग इनको छोड़ करके भाजपा में जाएंगे, कोई इनेलो में जाएंगे, कोई बीएसपी का टिकट हथिया के ले आएगा, कोई आम आदमी पार्टी में चला जाएगा। अब वो कितने लोग उनमें से वापस जीत करके विधानसभा पहुंचते हैं, इस बात पे भी निर्भर करता है। हो सकता है इन बड़े नेताओं में ही उनके गुट के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं मिलती तो वो छोटे दलों में प्रयास करेंगे कि आप वहां घुस जाइए, वहां से टिकट ले और जीत के आगे तो फिर हम आपको अकोमोडेट करेंगे। इस तरह की स्थिति हर बार होती है और इस बार भी उससे इनकार नहीं किया जा सकता। जी। तो प्रेमचंद जी ने दर्शकों आपको बताया कि किस तरह से गुटबाजी की स्थिति इस बार भी बनी हुई है, और ये भी कहा कि सीएम का मामला अभी ओपन है कि कौन होगा, क्योंकि उसमें आला कमान की चलती है। और उसका उदाहरण पिछली बार जो भजनलाल जी के साथ हुआ था वो भी हमारे सामने है। इसलिए शैलजा जी अपनी अलग जो है वो यात्रा कर रही हैं, और कांग्रेस के जो हुड्डा गुट हैं वो अलग से कर रहे हैं। और ये स्थिति लगभग बीजेपी में भी यही है। हालांकि बीजेपी में ये घोषणा की जा चुकी है, लेकिन बीजेपी में भी कई गुट बने हुए हैं। राव इंद्रजीत का गुट बना हुआ है, और काफी कुलदीप बिश्नोई अपना प्रेशर डाल रहे हैं, गोपाल कांडा अपना प्रेशर डाल के हैं। अब प्रेशर का लेवल अलग अलग हो सकता है आपकी हैसियत के हिसाब से, लेकिन ये दोनों दलों में है। फिलहाल कांग्रेस जो एक कदम आगे लग रही है, उसमें भी ये स्थिति ओपन है। कम से कम इतना ओपन जरूर है कि मुख्यमंत्री का फैसला जो है वो चुनाव के बाद होगा। आज की तारीख में ये कहने से कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसे कोई भी व्यक्ति आश्वस्त होकर नहीं कह सकता है।
इस अंक में इतना है। साथियों, पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रेमचंद जी, आपने इतनी अच्छी तरह से गहरे से बात समझाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय भी दिया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।